पढ़ने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का पार्ट नंबर 12 ध्वनि। इसके हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम। तो पेज नंबर 182 पे पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कंपमान वस्तु के सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, जो अपने निकटवर्ती कण पर बल लगाकर उसे भी विस्थापित कर देते हैं तथा प्रारंभिक कण वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। इस तरह माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचारित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। हमारे विद्यालय की घंटी मिश्र धातु से बनी होती है, जिसे हथौड़े की चोट से कंपमान किया जाता है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो हवा में आगे पीछे कंपन करती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। माध्यम के कण केवल दोलन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें तभी संचारित हो सकती हैं जब उसके माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करें और विक्षोभ आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं। क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग के कारण संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, अतः निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। पेज नंबर 186 पे पहला प्रश्न है, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता और त्वरता। तो पहले का जो आंसर है उसे हम पढ़ते हैं। प्रबलता ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। त्वरता ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, गिटार या फिर कार का हॉर्न। तो जो कार का हॉर्न है इसका तारत्व सबसे अधिक होगा। पेज नंबर 186 पे पहला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवृतकाल या आयाम से क्या तात्पर्य है। हमें इन सब की परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरंगदैर्घ्य दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा, ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, वाई उल्टा वाई जो बना हुआ है, इसे ग्रीक अक्षर ग्रीक भाषा में इसे लैम्डा कहते हैं। इसकी सहायता से इसको निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर है। फिर आता है विकल्पतः। एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे v से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, जिसे प्रत्येक hz से व्यक्त करते हैं। आवृतकाल तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवृतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवृतकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड है। नेक्स्ट आता है आयाम। किसी तरंग के संचारण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसे साधारणतः कैपिटल A द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। किसी ध्वनि
तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तरंग का वेग जो होता है वो आवृत्ति गुना में तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की अनुवर्ती 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। बच्चों यहाँ पे आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, इन प्रश्नों को इन्हें हम न्यूमेरिकल कहते हैं और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो समझे जाते हैं, इनको कभी भी याद नहीं किया जाता। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को समझना है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 10 बच्चों के भी कमेंट आते हैं तो मैं इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें हर एक क्वेश्चन का आपको समझाऊंगा, बाकायदा मैं लिखकर समझाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और आज जब एक बार समझ जाएंगे तब आपके क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे दिमाग में, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्यता परिकलित कीजिए। तो दिया है ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, v बराबर 220 हर्ट्ज, ध्वनि का वेग है 440 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा v अपॉन में म्यू, ठीक है। तो v का मान 440 मीटर प्रति सेकंड और म्यू दीर्घ का 220 हर्ट्ज, भाग करेंगे आ जाएगा 2 मीटर। किसी ध्वनि स्रोत के 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। आवृत्ति कितनी देर की, 500 हर्ट्ज, डी दे रखा 450 मीटर, टी निकालना है आवृत्तकाल, टी बराबर होता है 1/v, 1/500 आएगा 0.002 सेकेंड। पेज नंबर 187 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर करता है। और तीव्रता क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। और दूसरा पॉइंट है, यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, इसका मात्रक डेसिबल है। और तीव्रता का जो तीसरा पॉइंट है, इसका मात्रक वॉट प्रति मीटर है या फिर वॉट प्रति मीटर वर्ग है। वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो जो दिए गए माध्यमों में से ध्वनि एक खास तापमान पर लोहे में सबसे तेज चलती है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच कितनी दूरी होगी। वायु में ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड, प्रतिध्वनि सुनने का समय 3 सेकंड, स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की दूरी 2d गुना बराबर में v इंटू में t। यहाँ से d का मान निकालेंगे, v गुना में t बटे में 2। स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की दूरी d बराबर आ जाएगा v गुना t बटे में 2। v का मान रखेंगे 342, t का मान रखेंगे 3, काटेंगे, आंसर आ जाएगा 513 मीटर। पेज नंबर 190 पे पहला प्रश्न है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। वक्राकार छतें वास्तव में बड़े अवतल ध्वनि पट्ट की तरह कार्य करती हैं जो ध्वनि के नीचे कभी श्रोताओं तक परावर्तित कर पहुंचती हैं। पेज नंबर 191 पे पहला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के लिए कानों की श्रव्यता परिसर क्या है। सामान्य मनुष्य के लिए कानों के लिए श्रव्यता परिसर क्या है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। निम्न में से संबंधित आवृत्तियों का परिसर क्या है, अवश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि। तो पहले का आंसर है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जो पराध्वनि होती हैं ये कौन सी होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को कहा जाता है पराध्वनि। पृष्ठ संख्या 193 पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला,
एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। खारे पानी में ध्वनि की चाल v बराबर 1531 मीटर प्रति सेकंड। सोनार स्पंद का चट्टान से टकराकर वापस आने में लगा समय t बराबर 1.02 सेकंड। पनडुब्बी से चट्टान की दूरी d बराबर में v गुना टी बटे में 2। यहाँ पे v का मान रखेंगे 1531, t का मान रखेंगे 1.02 बटे में 2, हल करेंगे 780.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, जो इस चैप्टर के लास्ट में, जो एनसीईआरटी चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको करते हैं। ठीक है, पार्ट के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो करते हैं। ध्वनि क्या और ये कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, और जैसे सितार के तार का कंपन करना। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपने चित्र बनाना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के चित्र बना लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर आपकी बुक में भी चित्र बना हुआ होगा एनसीईआरटी बुक में, वहाँ से भी इस चित्र को आप बना सकते हैं। माना कि स्वरित द्विभुज ध्वनि का स्रोत है। पहला पॉइंट, जब ये आगे की ओर कंपन करती है तो आपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से दूर आगे की ओर गति करता है। जब ट्यूनिंग फॉर्क की भुजा वापस अंदर की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे विरलन कहते हैं। इस तरह जब वस्तु कंपन करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचारित होती है। प्रश्न संख्या 3, किसी प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचारण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसकी विधि है, मतलब आप ये चित्र उसमें दे रखा है आपके बुक में भी। ठीक है, एक विद्युत घंटी और कांच का वायुरुद्ध बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाइए। बेल जार को एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए और प्रेक्षणों को नोट कीजिए। तो यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र घंटी वाला, ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है। प्रेक्षण क्या है इसके भाई, जैसे जैसे अधिकाधिक वायु पात्र से निकल जाती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। जब बेलजार से संपूर्ण वायु निकल जाती है ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती। अतः ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम प्रश्न नंबर 4, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है। जब माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है तथा माध्यम के कण आगे पीछे तरंग के संचरण की समानांतर दिशा में गति करते हैं तथा ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। ध्वनि की गुणवत्ता। छोटा प्रश्न, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद या पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा प्रकाश की काफ़ी उच्च चाल के कारण होता है। प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। स्पष्टता ध्वनि को आकाश से धरती तक आने में कुछ समय लगता है, परंतु प्रकाश लगभग तुरंत दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 7, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्यता ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड। श्रव्य परिसर में आवृत्तियाँ v1 बराबर 20 हर्ट्ज, v2 बराबर 20 और 20 किलो हर्ट्ज को हमने बदल लिया, 20,000 हर्ट्ज हो गया।
वी बराबर म्यू बराबर हो गया वी इंटू में लेमडा। लेमडा का मान निकालना है कैपिटल वी अपॉन में स्मॉल वी। जब स्थिति 1 जब आवृत्ति V1 है तो 20 हर्ट्ज हो, V1 20 हर्ट्ज हो तो लेमडा का मान निकालेंगे कैपिटल V बटे में V1, तो 344 बटे में 20 हर्ट्ज आ जाएगा 17.2। स्थिति 2 जब आवृत्ति V2 20,000 हर्ट्ज है तो लेमडा बराबर आ जाएगा V अपॉन में V2। 344 को 20,000 हर्ट्ज से भाग करेंगे, जाएगा 0.0172 मीटर। अतः दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्यता 17.2 और 0.0172 मीटर है। प्रश्न संख्या 8, दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वी एयर ले लिया, एयर मतलब हो गया भाई जो ध्वनि हवा में जा रही है उसकी कितनी स्पीड होगी 340 मीटर प्रति सेकंड, और एल्युमिनियम के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है ये होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। माना कि पाइप की लंबाई L मीटर है, ध्वनि का वायु द्वारा एक बालक से दूसरे बालक तक जाने में लिया गया समय, दूरी बटे में चाल। तो T1 निकाला हमने, दूरी कितनी हो गई L, चाल कितना 340। इस प्रकार एल्युमिनियम से होकर ध्वनि को एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचने में लगा समय T2 आ जाएगा L बटे में 6420 सेकंड। समीकरण 1 और 2 इनको हमने क्या निकाला, अनुपात निकालना है। तो T1 को T2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/340 भाग में 1/6420। इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 18.55, नीचे आ जाएगा 1। तो अनुपात आ गया 18.55 अनुपात 1। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। ध्वनि की आवृत्ति 1 सेकंड में कंपनों की संख्या होती है। तो आवृत्ति बराबर हो गया कंपनों की संख्या बटे में लिया गया समय। v बराबर हो गया n अपॉन में t। n क्या है कंपनों की संख्या, v क्या है आवृत्ति है, t क्या है समय। तो n निकालेंगे v गुना में t हो जाएगा। n के v दे रखा है 100, t दे रखा है 60, तो जाएगा 6000 बार। प्रश्न संख्या 10, क्या ध्वनि परिवर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगें करती है। इन नियमों को बताइए। हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती हैं। ध्वनि के परावर्तन का नियम आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब या ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच का कोण आपस में बराबर होते हैं, I बराबर में R। ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक पृष्ठ के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक शीघ्र की दूरी पर स्थिर हो तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। जिस दिन ताप अधिक हो या जिस दिन तापमान कम हो। अधिक तापमान वाले दिन प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी, कारण प्रतिध्वनि का समय क्या होता है, t बराबर में हो जाएगा ये 2d। ठीक है, और d क्या होता है परावर्तक के पृष्ठ की स्रोत से दूरी। ठीक है, चूंकि परावर्तक पृष्ठ की दूरी d स्थिर है इसलिए प्रतिध्वनि का समय ध्वनि के चाल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यह सूत्र जो लिखा है मिस प्रिंट हो गया, इसका सूत्र होता है t बराबर में 1/2d। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि होने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अतः अधिक ताप वाले दिन ध्वनि की चाल अधिक होगी और प्रतिध्वनि भी शीघ्र सुनाई देगी। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। मेगाफोन या लाउडस्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, ये सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रश्न संख्या 13, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में से गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो पत्थर की ऊंचाई h बराबर 500 मीटर, g कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, पत्थर का प्रारंभिक वेग 0, मीनार की चोटी से पानी की सतह तक पत्थर को आने में लगा समय t1। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ये
बेटा आप बच्चों एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जिन्हें न्यूमेरिकल्स कहते हैं, अगर आपको ये प्रश्न समझने हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 10 लोगों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इन प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको लिखकर समझाऊंगा कि ये जो सूत्र हैं वो कहाँ से आए हैं, क्यों लगाया गया और कौन सा सूत्र लगेगा किस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मान रखा 500, यू का मान 0, टी का T1 या पे T1 रहेगा 1/2, जी का मान रखा 10, T1 की जगह पे T1 रखा। इसको हल करेंगे तो T1 का मान आ जाएगा 10 सेकंड। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय आ जाएगा T2 कितना होगा, दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी है h बटे में v, h कितना मान 500, v कितना 340, तो आ जाएगा 1.47 सेकंड। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा कुल समय, तो t बराबर आएगा T1 प्लस T2। T1 कितना था 10 और T2 था 1.47, तो आ जाएगा 11.47 सेकंड। प्रश्न संख्या 14, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या यह श्रव्य होगी? तो दिया है ध्वनि तरंग की चाल v बराबर 339 मीटर प्रति सेकंड, लेमडा क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर, इसको बदल लेंगे मीटर में तो जाएगा 0.015 मीटर। फिर यहाँ से म्यू वेलोसिटी हमें निकालनी है तो जाएगा म्यू निकालना है, मतलब तरंग दैर्घ्य इसके हमने आवृत्ति निकालनी, तो वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा लैम्डा प्लस चाल अपॉन में तरंग दैर्घ्य। तो चाल दे रहेगा 339 बटे में तरंग दैर्घ्य 0.015, इसको हल करेंगे जाएगा 22,600 हर्ट्ज। चूँकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है इसलिए ये श्रव्य नहीं है। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुरणन कहलाता है। यह अवांछनीय होता है क्योंकि अत्यधिक अनुरण के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, और अनुरण कम करने के निम्न उपाय हैं। भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाते हैं। सीटों के पर्दों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जिसके कारण मृदु ध्वनि तथा प्रबल ध्वनि में अंतर कर सकें। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित पर निर्भर करती है: ध्वनि के दोलन या आयाम, और दूसरा है कानों की संवेदनशीलता। प्रश्न संख्या 17, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं तथा परावर्तन के बाद इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराधीन स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। इस तरह चमगादड़ को परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ का पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और यह किस प्रकार का है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा परावर्तित होती है। ठीक है, ये आप चित्र यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र की आप फोटो खींच लीजिए। इसका फोटो खींच के आप लोग बना लीजिए। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? तो पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने में करते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। वस्तुओं को साफ करने वाले मार्जन विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति
होने के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कण आदि अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। सोनार की कार्यावधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। कार्यावधि: सोनार में एक प्रेषित तथा संसूचक होता है। इसे किसी नाव या जहाज में चित्र अनुसार लगा देते हैं। प्रेषित द्वारा पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित की जाती हैं जो समुद्र तल में स्थिति किसी पिंड से टकराकर परावर्तित होती हैं और संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। बच्चों, ये चित्र है, ये भी आपने अपनी कॉपी में बनाना है। वैसे आपकी बुक में भी दिया होगा, वहाँ से भी इसे बना सकते हैं। संसूचक क्या होता है भाई? पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। मान लीजिए पराध्वनि संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है, तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है। तो जब सतह से पिंड की तरफ तय की गई दूरी क्या मान ली d, सतह से पिंड तक तथा वापस सतह तक पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 2d हो जाएगी। दूरी का सूत्र होता है चाल गुना में समय, तो 2d बराबर आ गया v गुना में t। यहाँ से d का मान निकालेंगे, या सूत्र जो लिखा है ना d बराबर, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना जाएगा? यह जाएगा 1/2 v गुना में t। उपयोग क्या है इसका? उपर्युक्त समीकरण में v तथा t के मान प्रतिस्थापित कर हम d ज्ञात कर लेते हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। दूसरा, जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3626 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। d बराबर होगा 3625 मीटर। प्रतिध्वनि का समय t रखा 5 सेकंड। तो पानी में ध्वनि की चाल v निकालना है हमने। d बराबर होता है v गुना में t बटे में 2। यहाँ से हमने v निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 2d बटे में t। d का मान रखेंगे 3625 बटे में t का मान 5, काटेंगे पीटेंगे, आंसर हो जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है? वर्णन कीजिए। पराध्वनि तरंगों को धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें वापस परावर्तित हो जाती हैं, जो कि धातु ब्लॉक में दोष की उपस्थिति दर्शाती हैं। ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र भी आपके बुक में दिया हुआ है। आपको ये चित्र इस आंसर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाहरी कान कर्णपल्लव कहलाता है। यह आसपास के परिवेश से ध्वनि इकट्ठा करता है। या फिर एकत्रित ध्वनि श्रवण नालिका से गुजरती है। श्रवण नालिका के सिरक पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल या कर्णपटह झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलने के पहुंचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटह कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां होती हैं, मुग्धरक, निहाई, वलयक। इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णवात द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, नीचे यहाँ दे रखा कान का चित्र दे रखा है, ये चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ से आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक के आप इस चित्र को यहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो चाहे आप अपनी किताब से भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए होंगे। और अगर किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन समझने हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इन सवालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारे सवालों को मैं समझाऊंगा, आपको बाकायदा लिख के समझाऊंगा, करके बताऊंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।